पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अमेरिका से ड्रोन सौदे को बताया राफेल जैसा घोटाला। उनतीस और 30 जून को मणिपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। हिंसाग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया ट्वीट। भाजपा का बड़ा आरोप। अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ काम करने वाले सोरोस से जुड़े लोगों से क्यों की मुलाकात। समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को मिला बड़ा समर्थन। आम आदमी पार्टी ने कहा होना चाहिए लागू। बिहार में ओबीसी और दलितों के बाद अब सवर्णों को साधेगी भी कांग्रेस। बीजेपी के वोट बैंक पर विपक्षी दलों की नजर। और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में जानलेवा हमला। कमर को जख्मी करते हुए निकली गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से है। गन पॉइंट पर बदमाशों ने की है लूट की वारदात। आपको बता दें 3 लाख कैश साथ ही 2 तोले सोने की चैन को लूटा है बदमाशों ने। 3 बाइकों पर 5 बदमाशों ने ये घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। तो वजीराबाद थाने के जगतपुर की ये वारदात बताई जा रही है, जहां 3 लाख कैश साथ ही 2 तोले सोने की चैन बदमाशों के द्वारा लूटी गई है। आपको बता दें 3 बाइकों पर 5 बदमाश आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगाल रही है। तो वजीराबाद थाने के जगतपुर की यह वारदात बताई जा रही है। दिल्ली से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। 3 लाख कैश के साथ 2 तोले सोने की चैन भी बदमाशों ने लूटी है। 3 बाइकों पर 5 बदमाशों की संख्या बताई जा रही है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। दिल्ली से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 3 लाख कैश के साथ 2 तोले सोने की चैन को बदमाशों ने लूटा है। 5 बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है जो 3 बाइकों से आए हुए थे। छोटे भाई ने जो दरवाज़ा खोला छोटे वाला, तो जैसे उन्होंने उसके एक बंदे ने उसको धक्का मारा तो मैं एक फिर लगातार पांचों के पांचों अंदर आ गए। पांचों ने हेलमेट ओढ़ा हुआ था और आते ही अभी देखे कनपट्टी पे बंदूक लगा ली, बंदूक तान ली और एक ने मोबाइल छीन के फेंक दिया और एक उसके बराबर में खड़ा हुआ। एक ने ये अलमारी से मतलब पेंचकस से अलमारी फाड़ी और कुछ केस ले गए। तकरीबन 3-3.5 लाख के लगभग केस ले गए और उसके सोने की चेन थी 2 तोले की, वो खींची, वो झपट्टा मार के ले गए और उसको बजाया। देश की बात में अगली खबर पंजाब के मोगा से है। मोगा जिला के थाना धर्मकोट से सामने आया है ये मामला, जहां एक नाबालिग लड़की को 4 लड़कों के द्वारा जबरदस्ती मारपीट कर रेप करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित लड़की ने बताया है कि मैं जब किसी काम से जा रही थी तो रास्ते में 4 लड़कों ने मेरा रास्ता रोका और मेरे साथ मारपीट की। वहीं लड़की ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ 4 लड़कों ने रेप भी किया है। फिलहाल लड़की की उम्र 14 साल बताई जा रही है। वहीं थाना धर्मकोट के एसएचओ गुरिंदर भुल्लर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित लड़की के बयान हमारे महिला अधिकारी द्वारा लिए गए हैं और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल जी, साडे इधर थाने दे एरिए की एक नाबालिग बेटी आ जिहदे नाल रेप होया जी, वो इत्थे हॉस्पिटल एडमिट आ। साडी लेडी एनजीओ ऑफिसर वालों उसकी स्टेटमेंट ले ली है। असी वो लड़की जिहड़ी नाबालिग आ उसकी स्टेटमेंट ते केस रजिस्टर कर रहे हैं रेप का। उस तो गां इन्वेस्टिगेशन करके ਜਿਹੜੇ दोषी होणगे ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जल्द अरेस्ट करके मुकदमे ਨੂੰ कंप्लीट करके अदालत ਵਿੱਚ जल्द देवांगे। रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा के सरकारी अस्पताल में तैनात हेल्थ सुपरवाइजर मोहिंदर पाल
लुम्बा के तबादले का मामला शांत नहीं हो पा रहा था। वहीं अब हेल्थ सुपरवाइजर ने मोगा एमएलए पर सरकारी अस्पताल का एसी घर पर लगाने का आरोप लगाया है। सरकारी अस्पताल के सीएमओ ने कहा कि हेल्थ सुपरवाइजर के सभी आरोप झूठे हैं। अस्पताल परिसर में एक एसी इमरजेंसी रिसेप्शन, एक एसी सीएमओ ऑफिस और एक मोर्चरी और एक एएमओ ऑफिस के क्लर्क रूम में लगा है। उन्होंने तबादले के लिए रुपए नहीं दिए गए हैं। आपके जिला परिधान हरमन सिंह ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि तबादले से नाराज हेल्थ सुपरवाइजर की तरफ से जो भी आरोप सामने आए हैं सभी झूठे हैं। अमन अरोड़ा के वकील वरिंदर रतिया ने बताया कि मोहिंदर पाल लुम्बा और लखा सिडाना ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਗਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮੋਗਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਗਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी के लीडर साहबाना का धन्यवाद करते हैं ਜਿਹੜੇ कि ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। देश की बात में अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के यमुनानगर से ये अहम खबर आ रही है। यमुनानगर में 29 जून को बीजेपी की गौरवशाली भारत यात्रा भारत रैली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रैली में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कंवर पाल गुर्जर ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया है। रैली में भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं लोग। आपको बता दें कंवर पाल गुर्जर के नेतृत्व में ये रैली की जाएगी जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। अब बात अगली खबर की। आम आदमी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रोहतक में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी घर में सब्जी तक नहीं बना सकता। इसलिए सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे और सरकार की हकीकत को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है ताकि सरकार को नींद से जगाया जा सके। उन्होंने बताया प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले खाली पदों को भरा जाएगा ताकि प्रदेश से बेरोजगारी खत्म की जा सके। मुख्य मुद्दा आम आदमी ने जो प्रोटेस्ट दिया है ना, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के डीसी के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन दिया है। बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, रोजगार के ऊपर, और जो ये महंगाई है ना, किसी घर में सब्जी बनाने के पीछे नहीं। हर एक आदमी इतना दुख है, इतना दर्द है, आप समझ नहीं पाओ। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। आपको लगता है कि महंगाई हुई है? बहुत, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, घर में चूल्हा जलाने के पैसे नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी कल भी बड़े स्तर पर भिवानी में कार्यक्रम कर रही है। हाँ। क्या हो भाई, आम आदमी सड़कों पे आ गई है और इतने ये सरकार आम आदमी की बातें नहीं मानेगी ना, रोजगार नहीं देगी, महंगाई नहीं घटाएगी, इतने सड़क पर रहेंगे।
बात अगली खबर की विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख एवं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडियाल ने फरीदाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए कृष्ण ठाकुर को विश्व हिंदू तत्व का राष्ट्रीय प्रचारक और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सनातन को मजबूत करने की बात कहते हुए कहा कि सनातनियों को चुनाव में उतरकर संसद में पहुंचकर सनातन को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने पुरुष आयोग बनाने की भी मांग रखते हुए कहा कि यौन शोषण के झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खालिस्तान की मांग रखने वाले खालिस्तानियों को ताउम्र जेल में डालने की वकालत की और कहा कि इस संबंध में वह अमित शाह को भी ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं उन्होंने WFI के ब्रजभूषण पर लगे फर्जी आरोप साबित होने पर भी जमकर कटाक्ष किया और कहा कि महिलाओं को आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया उसमें डॉरी के चाय शुरू करवा दो कोर्ट में। हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां हमने ठाकुर किशन सिंह को विश्व हिंदू तख्त का राष्ट्रीय प्रचारक और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। वहीं ऐसे सनातनियों को अगर जरूरत पड़ी तो विश्व हिंदू तख्त अपने समर्थन से चुनाव में उतारकर सनातन को और मजबूत करने की, ताकि ये पार्लियामेंट में जाकर देश की सनातन को मजबूत करने की मुहिम उठाएं। क्योंकि सनातन को मजबूत करने के लिए इस कलयुग में हमारे लोगों को, राजनीतिक संतों को भी और ऐसे लोगों को भी पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वहां जाकर मांग करनी चाहिए। कि वीरेश भाई मेरे छोटे भाई हैं और जो भी मुझे जिम्मेवारी दी है, वैसे तो आप लोग मुझे सब जानते हैं, 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो जो मुझे जिम्मेवारी दी है अपने जिले में भी और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद करीब सड़क बीच में है, तो सनातन का प्रचार करूंगा और मजबूत करूंगा। रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला फूंक विद्यार्थियों का कहना है इस दौरान पुतला फूंका है। विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति अजमेर मलिक के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी में घोटाले हो रहे हैं। घोटाले के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उनकी एंट्री बैन कर दी जाती है। वही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि कुलपति अपनी मर्जी से भर्तियां करने में लगे हुए हैं। 30 जून और 1 जुलाई को भी भर्तियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा और विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि 1 तारीख को विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। पंडित जी को मंत्र मंत्र बोल ले। अगली खबर गुरुग्राम से है। भौंडसी एरिया में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर पिटबुल और पाकिस्तानी बुली ने गाय पर हमला कर दिया है। कुत्तों ने गाय को नोच नोच कर मार डाला है। घटना वहलपा गांव की है। गाय मालिक ने प्रतिबंधित विदेशी नस्ल के डॉगी पिटबुल और पाकिस्तानी बुली डॉग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि उनकी गाय चारागाह की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में पिटबुल और पाकिस्तानी बुली ने हमला कर दिया। पीड़ित मालिक की शिकायत पर डॉगी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई है। आरोप है कि ये डॉगी नेपाल का है। उसने कोई और
कई और प्रतिबंधित खौफनाक कुत्ते पाल रखे हैं। वह खेतों की ओर आने वाली गायों और जानवरों पर इन खूंखार कुत्तों को छोड़ देते हैं। वे उन्हें नोच नोच कर मार डालते हैं। मामला यह है कि मेरा एक पड़ोसी है नेपाल, जिसने पाकिस्तानी बुल्ली और पिटबुल डॉग पाल रखे हैं। जो कि एक रास्ते से गाय निकल के जा रही थी, वो गाय थोड़े देर खेत से निकली तो वो उन कुत्तों को लेके आए मौके पे। तो उन कुत्तों ने गाय से कुछ नहीं बोला, उन्होंने छू कहा। छू करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से गाय को फाड़ दिया। अच्छा। गाय को पूरे तरीके से जख्मी कर दिया। तो गाय जिंदा, गाय एक्सपायर हो गई। तो क्या कार्रवाई की गई कुछ उनके खिलाफ? कार्रवाई मैंने ही 112 पे कॉल डायल की थी। अच्छा। तो अब जो करेगा पुलिस प्रशासन करेगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। एनसीआर में टमाटर के भाव एक बार फिर 7वें आसमान पर हैं। टमाटर एक बार फिर 80 से 100 रुपए तक पहुंच गया है। इससे किचन का बजट तो बिगड़ ही गया है, साथ में आम आदमी को भी टमाटर से थोड़ी दूरी बनानी होगी। बताया जाता है कि हिमाचल में भारी बारिश के चलते टमाटर की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते टमाटर की आपूर्ति कम हुई है और मांग ज़्यादा बढ़ने के चलते दाम आसमान को छू रहे हैं। खुदरा रेट की बात करें तो कई जगह 150 रुपये किलो तक भी टमाटर बिक रहा है। बारिश के चलते बेलदार सब्जियों के दाम भी अब अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो गए हैं। इन दामों में उछाल का ज़्यादा असर गरीब आदमी पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दुकानदारों और आम खरीदारों ने बताया कि 2-4 दिन में ही टमाटर के भाव 3 गुने हो गए हैं। ऐसे में इस कीमत पर टमाटर खरीदना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं लोग। इसके अलावा बेलदार सब्जियों के भी दाम अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी तो बहुत पहले बहुत कम से अब ज़्यादा हो गए। क्या कारण है जो सब्जी महंगी हुई है कमी? ये तो पता नहीं कि बारिश की वजह से हुई है। अच्छा, क्या क्या महंगा हुआ? क्या क्या सब्जी बेच रहे हो आप? टमाटर है, घिया है, कचरी है, आमी है, पेठा है, करेला है। तमाम सब्जियों की बात की जाए तो सारी सब्जियों के रेट बढ़े? नहीं, सारी के बढ़े। बात अगली खबर की। फरीदाबाद में बीती रात नेशनल हाईवे नंबर 19 पर सड़क हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई। बता दें कि मृतक दीपक उम्र 27 वर्ष, अभिषेक उम्र 24 वर्ष, दोनों ही सेक्टर 24 एस्कॉर्ट कंपनी में ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर बदरपुर बॉर्डर लौट रहे थे। उनकी सड़क हादसे में जान चली गई। पुलिस ने उन्हें बताया कि बीती रात पीछे से आ रही पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर बैठे दीपक और अभिषेक घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में दोनों को बीके अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया और अभिषेक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया। लेकिन अफसोस कि अभिषेक की भी इलाज के दौरान सुबह मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे में पुलिस ने मौत के शिकार हुए दीपक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं मृतक अभिषेक के शव को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। ड्यूटी करने आए थे बच्चे, ड्यूटी करके जा रहे थे 1 बजे। उसके बाद 2 दोस्त थे, दोनों साथ साथ जा रहे, फिर इनका एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ से करके जा रहे थे काम? ये तो मुझे पता, फरीदाबाद में आते हैं किसी कंपनी में, एस्कॉर्ट कंपनी बता रहे थे। हाँ, वहीं पे आते हैं। तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हमें सुबह पुलिस वाले ने फ़ोन किया, उन्होंने सिम निकाल के अपने नंबर से, तो उन्होंने पता किया भाई ने, सुबह आता आया नहीं है ड्यूटी से, कहाँ क्या बात है। तो पुलिस वाले ने बताया तुम्हारी गाड़ी पकड़ ली है, कागज़ ले आओ। साले क्या नाम है? क्या दीपक कुमार। ये ड्यूटी गए थे कल, 1-2 बजे से ड्यूटी है एस्कॉर्ट में, और दोनों दोस्त भी लगे थे, तो 4 दिन हुए। बाकी जब घर सुबह पता लगी कि भाई बच्चे आए नहीं ड्यूटी से, तो तुरंत ही वहाँ से थाने से खबर गई कि आप कौन बोल रहे हो। तो फ़ोन गया सीधा दीपक के पिताजी के पास। वहाँ ने कही मैं दीपक का पिताजी बोल रहा हूँ। तो हमने आपके बच्चे की बाइक बंद कर ली है थाने में और पकड़ लिया है, आ जाओ आप, इसे ले जाओ यहाँ से। इस बीच सहारनपुर से अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी अहम खबर। जिला चिकित्सालय में भीम आर्मी समर्थकों का हंगामा शुरू हुआ है।
आपको बता दें पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं समर्थक। आपको बता दें कुछ देर पहले ही भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था। 4 हमलावरों के द्वारा यह हमला किया गया था। आपको बता दें फायरिंग के दौरान चंद्रशेखर आजाद से छूती हुई गोली निकल गई थी, जिससे छर्रों से वो घायल हुए थे। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थकों का हंगामा अब सरकारी चिकित्सालय में चल रहा है। आपको बता दें चिकित्सालय में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो सहारनपुर से अहम खबर, जिला चिकित्सालय में भीम आर्मी समर्थकों का हंगामा शुरू हुआ है। आपको बता दें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को यहां इलाज के लिए रखा गया था। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग लगातार समर्थक कर रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा भी कर रहे हैं। आप अगर उनके कहने के बावजूद इस स्थिति में उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे तो आप लोग क्या व्यवस्था सुधार लोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, आप अपना धैर्य बना के रखें। मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की सेहत की, तो अभी क्या अपडेट है और हंगामा बताया जा रहा है जैसे कि समर्थकों का, क्या अहम अपडेट है? जो मैं बताऊं, अभी हालात फिलहाल वहां पर शांतिपूर्ण है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं और जो चंद्रशेखर की जो हालत है बिल्कुल ठीक है और जो चिकित्सकों ने कहा कि खतरे से बाहर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जी प्रशांत, अगर बात की जाए चंद्रशेखर की, तो अभी क्या उनको अस्पताल में ही रखा गया है या उनको अस्पताल से घर भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी वो अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने बाकायदा अपने समर्थकों से अपील की है कैमरे पर आके वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, प्रशासन का सहयोग करें। मैं ताजा अपडेट दे दूं, पुलिस द्वारा जो हमलावरों की गाड़ी थी वो भी बरामद कर ली गई है। एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस की टीमें उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जी प्रशांत, अगर बात की जाए समर्थकों की, तो बड़ी संख्या में समर्थक, जैसी कि तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं कि समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। समर्थकों की अहम मांगे क्या हैं इस घटना के बाद? मैं बताऊंगा, मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ जहाँ पर ये चंद्रशेखर पर हमला हुआ था। अभी आला अधिकारी मौके पर अभी वहाँ पर खड़े हैं, बाकायदा वहाँ पर जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कल बकरा ईद का है और देवत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। जो समर्थकों की बात करें तो उनकी मांगे आरोपियों को गिरफ्तारी करने की है। 12 घंटे का जो उन्हें समय दिया गया है कि 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करें, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि पुलिस द्वारा जो एक हमलावरों की जो गाड़ी थी जिससे फायरिंग की गई थी उसको देवबंद के पास एक गांव पड़ता है, वहां से बरामद किया गया है। जी प्रशांत, अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा अपील भी की गई है कि आप धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरीके से हंगामा करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, गाँव देहात से जो चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं, भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, वो गाँव वहाँ अस्पताल पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं उनमें आंकड़ों से उनके जो नेता पर कहीं न कहीं दिन दिहाड़े एक जानलेवा हमला हो जाता है, उसको लेकर नाराजगी भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी स्मृति उठाता है, तो कहीं न कहीं विपक्ष भी भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। तो पूरा मामला देखा जाए तो अभी इसमें 24 घंटे के अंदर आगामी बहुत इसमें उठापटक होने वाली है, क्योंकि पुलिस इसमें जल्दी खुलासा भी कर सकती है। जी
हाँ प्रशांत, अगर बात की जाए, कल एक अहम त्यौहार भी है, आपको बता दें बकरीद का त्यौहार है। ऐसे में पहले से ही संवेदनशील एरिया माना जाता है और अब ये घटना हो जाने के बाद लगातार भीम आर्मी के समर्थक अस्पताल पहुंच रहे हैं और जैसा कि बताया जा रहा है हंगामा कर रहे हैं। तो प्रशासन की व्यवस्था इस दौरान कैसी देखने को मिल रही है? प्रशासन की व्यवस्था तो बात करें, डीएम जो सहारनपुर डीएम है दिनेश चंद्रा एसएसपी हैं, वो आज यहाँ पर पहुंचे थे। बाकायदा मीटिंग ली गई थी, लेकिन आज की घटना के बाद बहुत सतर्कता यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो पीएससी बल था वो बाहर से और मंगाया गया है। कहीं न कहीं सैनिक बल भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे प्रशासन के लिए। कल का जो त्योहार है बकरीद, उसको भी समाप्त कराना एक बड़ी चुनौती होगी। साथ साथ जो प्रशासन द्वारा जो वॉलंटियर जो मोहल्ले वाइज कहीं न कहीं तैनात किए गए हैं, उनकी मदद ली गई है। शांति समिति के लोगों को भी पूरे मामले के बाद लगाया गया है। और आला अधिकारी मैं दिखा सकता हूँ, रात के 10 बजे हैं और 10 बजे से आला अधिकारी सड़कों पर इस समय देवबंद की आपको नजर आएंगे। जी प्रशांत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें सहारनपुर से अहम खबर, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, जिसके बाद उनको अस्पताल में चिकित्सा के लिए रखा जाता है। और अभी अपडेट आ रहा है, हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने अहम अपडेट दिया है कि लगातार समर्थक अस्पताल के बाहर जुट रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं और पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो हमलावरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराए। तो ये सहारनपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सरकारी चिकित्सालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। साथ ही समर्थकों की अगर बात की जाए, भीम आर्मी समर्थक लगातार अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। तो सहारनपुर से ये अहम खबर। और डॉक्टर मोहम्मद आकिब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ये महासचिव हैं भीम आर्मी के। डॉक्टर आकिब, अगर बात की जाए भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला होता है, किस नजरिए से देखते हैं आप इस हमले को? ये नजरिए सर मैं क्या बताऊं, ये तो इतना घोर निंदनीय है कि एक तरफ यहाँ पे सरकार, यहाँ की भाजपा, यहाँ के और लोग जो भी लोग लोकतंत्र के जो ठेकेदार हैं, वो अपने आप को और जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जनता सुरक्षित है, यहाँ के लोग सुरक्षित है। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसे शख्स पे हमला हुआ है जिसका नाम सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी गूंजता है, उसको भी ये सुरक्षा का माहौल नहीं दे पा रहे हैं। तो आम जनता का क्या होगा? अब इसको कौन सा नजरिया बताएं या कौन सा इनका हम शासन व्यवस्था बताएं या क्या इनका बता दें कि अभी कहने लायक नहीं कुछ सरकार। हाँ डॉक्टर आकिब, अगर बात की जाए तो ये हमला आपको ये साधारण हमला लगता है, ये एक इत्तेफाक लगता है या कोई राजनीतिक साजिश भी आपको नजर आ रही है? देखिए, इत्तेफाक या एक साधारण हमला हो ही नहीं सकता बिना किसी बड़े हाथ के पीछे होने के, क्योंकि कोई जब तक बड़ा हाथ पीछे नहीं आएगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके इस तरह दिन दहाड़े आके गोली चलाए और भाग जाए और अभी तक कुछ सुराग ना मिल पाए। तो अब इसके पीछे ज्यादा तो यही दूंगा कि यहाँ की पुलिस प्रशासन या जो भी इसमें अधिकारी जो इसमें जांच कर रहे हैं वो निष्पक्ष होकर जांच करें, जो भी दोषी हो उसको करार करें और कानून व्यवस्था लोग जो देख रहे हैं उनसे ये अपील है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और हमारी सरकार से मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा मुहैया करा जाए, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे या ऐसे शख्स नहीं है, वो इस देश के बहुत बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं और बहुत बड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको कुछ होने से यहाँ पे कानून व्यवस्था, अराजकता और चीजें फैल सकती हैं। लोगों के इमोशंस जुड़े हुए, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पूरे देश में एक हलचल हो गई है। वो तो कहिए कि उनके सम्मान में, उनके आदेश पे जहाँ है कार्यकर्ता सब संयम बना के खड़े हुए हैं और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर आकिब, एक अहम सवाल और यह है कि लगातार जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं
और चुनावी अगर रणनीति लिहाज से अगर बात की जाए 2024 से नज़दीक है, इस लिहाज से लगातार उनका जनसंपर्क चल रहा है। ऐसे में उन पर ये हमला होना, क्या उनकी जो रणनीति है, उनकी सक्रियता को प्रभावित करने के लिए हमला हो सकता है? देखिए, सक्रियता प्रभावित करने के लिए अगर कोई सोच रहा होगा तो गलत सोच रहा है, और ये बहुत ओछी राजनीति है। आज तक मैंने खुद, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने इतनी ओछी राजनीति भारतीय लोकतंत्र में नहीं देखा है कि एक अगर गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज का बेटा अगर इस देश में उनके लिए, उन गरीबों के लिए लड़ रहा है, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, या उनके नेतृत्व, उनकी राजनीतिक चेतना को बढ़ा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ये सब हमले करवाने बहुत गलत चीज है। और इस चीज का संज्ञान हमारे राष्ट्रपति महोदया को भी लेना चाहिए, वो भी क्योंकि हमारे शोषित वंचित समाज से आती हैं, तो उनको स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले को अपने देखरेख में जांच करवानी चाहिए, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर आकिब, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, डॉक्टर आकिब भीम आर्मी यूपी के महासचिव, जिन्होंने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा की। आपको बता दें, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ है, उन्होंने अपना नज़रिया रखा है कि किस तरीके से हमले के बाद किसी भी तरीके से उनकी सक्रियता को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, और लगातार चंद्रशेखर आवाज़, जो दलितों और शोषितों की आवाज़ बने हुए हैं, वो लगातार सक्रिय रहेंगे। तो सहारनपुर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सरकारी चिकित्सालय में पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के चलते अस्पताल के सभी गेट बंद किए गए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार अस्पताल के बाहर पहुंच रहे हैं। और देश की बात में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा में सब्जियों की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर नालंदा जिले में टमाटर की कीमत की बात की जाए तो टमाटर की कीमत 7वें आसमान पर है। बाजार समिति में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है, जबकि खुदरा बाजार में 120 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। ऐसी हालत में एक बार फिर से लोगों के सामने महंगाई की नई मुसीबत दस्तक दे चुकी है। टमाटर के बढ़ते दाम को लेकर बिहार शरीफ के खुदरा दुकानदारों ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले टमाटर का स्थानीय बाजार में कमी होने से बिहार में टमाटर महंगा हो गया है। शादी विवाह का मौसम होने के कारण बाजारों में टमाटर की मांग भी अधिक है, लेकिन महंगा होने के कारण बाजारों में टमाटर के कम खरीदार आ रहे हैं। जिन ग्राहकों को 1 किलो टमाटर की ज़रूरत है, महंगा होने के कारण आधा किलो से ही काम चला रहे हैं। वहीं टमाटर खरीदने वाले ग्राहक मुन्ना खान ने बताया कि टमाटर का दाम एकाएक बढ़ जाने से आम आदमी का टमाटर खाना मुश्किल हो गया है, या फिर यूं कहें कि आम लोगों की थाली से टमाटर गायब हो चुका है। टमाटर शॉर्ट हो गया, जो बाहर से आ रहा था वह खत्म हो गया है ही नहीं टमाटर कहीं, इसीलिए महंगा हो गया। तो बाजार समिति में क्या रेट बिक रहा है? 100 रुपये किलो बिका बाजार समिति में। 25 किलो टमाटर का 2500 रुपया कीमत बाजार समिति में। अच्छा, और वो खुदरा बाजार में? खुदरा 120 रुपये किलो बिक रहा है। तो क्या टमाटर का भी है मांग है? टमाटर का मांग है, लेकिन टमाटर है ही नहीं, आएगा कहाँ? तो ग्राहक को दिक्कत नहीं हो रहा आप लोग? दिक्कत तो हो रहा है ग्राहक, वो जो आधा किलो लेने वाले पापड़ ले रहे हैं, जो पापड़ लेना 100-150 ग्राम ले रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? उपेंद्र कुमार। टमाटर में तो सर इतना रेट हो गया है कि आम आदमी को खाना मुश्किल हो गया है। कैसे किलो बिक रहा है? 120 रुपये किलो टमाटर हो गया है। अच्छा, तो दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रहा है कि आम आदमी को खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, और क्या होगा। तो बाजार में बिक रहा है टमाटर अभी? बिक कहाँ रहा है, देखिए ना, यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, कागजों को दुकान पर ही है, तो 120-140 जो मन में आ रहा है अपना बिक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना खान हुआ। बात अगली खबर की। परवलपुर थाना क्षेत्र के करण बिहगा गांव में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने रस्सी से गला घोंटकर बुजुर्ग दादी और मासूम पोते की हत्या कर दी। घटना दोपहर की बताई जा रही है। देर शाम पड़ोसी घर गए तो डबल मर्डर का खुलासा हुआ।
घटना की भनक लगने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसडीओ एसपीपीओ थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। मृतकों में दुकान आपको बता दें किराना दुकानदार अंजल भाई पटेल की 70 वर्षीय मां बीना देवी और 4 वर्षीय पुत्र अंश पटेल शामिल है। बुजुर्ग महिला का शव खाट पर जबकि बच्चे का शव फर्श पर था। दोनों के गले में रस्सी का फंदा बना है, पैर भी बंधे हुए थे जिससे गला घोंटकर हत्या होना प्रतीत हो रहा है। परिजन 9 लाख से अधिक की संपत्ति लूट का आरोप लगा रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है। इतना है कि जैसे 5 साल का एक बच्चा है, वो रसरी से उसका गला घोट दिया गया है, लपेट के कस दिया गया है। और जो उनकी दादी हैं, बच्चा के साथ दादी ही थे, घर में 2 ही लोग थे। मौत का मैं क्या हत्या क्यों किया? हत्या का कारण वही से संपत्ति है, जो भी है, ज्वेलरी वगैरह, डकैती हुए थे। हाँ, अज्ञात लोग मतलब गहना के फेर में यहाँ पर लूटपाट किया और पहचान के चलते दोनों आदमी को मार दिया। कितना का ये लूटपाट किया होगा? करीब 8-9 लाख रुपया का है ही। तो ये दिन के उजाले में है कि रात में होता है? दिन का उजाला में ये लमसम 12-1 बजे के आसपास में हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, उसको जो खोला गया है, इनको बहुत जानकारी नहीं है क्या क्या लिया गया है, लेकिन उस ड्रॉअर को खोला गया है और ड्रॉअर में चाबी कहाँ थी, उस चाबी को यूज किया गया है। लेकिन मूल रूप से जिस बच्चे का जिस तरह से घटना किया गया है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं रायपुर से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव सामने आया है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की राजनीति से बड़ी अहम खबर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नियुक्त किया है विधानसभा से पहले। ये बड़ा दांव साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। तो रायपुर से अहम खबर, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बड़ा दांव चला है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यह नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का यह बड़ा दांव सामने आया है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी अहम खबर, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। रायपुर से यह अहम खबर, टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। जिस तरीके से भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही थी और अब सरकार को अहम रणनीति के तहत और मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने अहम कदम उठाया है। रायपुर से अहम खबर दिखा रहे हैं आपको, छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा दांव, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा दांव है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्ति पत्र को मंजूरी दी है। विधानसभा से पहले विधानसभा का चुनाव जैसा कि छत्तीसगढ़ में कुछ ही समय में होने वाले हैं, तो ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बड़ा फैसला हो सकता है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ का नया डिप्टी सीएम बनाया गया है। टीएस सिंहदेव बड़े कद के नेता हैं और छत्तीसगढ़ में काफी प्रभावी माना जाता है उनको। तो जिस तरीके से टीएस सिंहदेव को भूपेश के कद का नेता माना जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और अहम फैसला कांग्रेस ने उठाया है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया डिप्टी सीएम बनाया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काफी अहम फैसला हो सकता है। और राजनीति की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा दांव सामने आया है। रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया डिप्टी सीएम बनाया गया। और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पे अभी
जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। के न्यूज़ की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको डिप्टी सीएम बनाया गया है। क्या कुछ कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद? जी, मैंने यही कहा कि सरगुजा के आंचल तले में पला बढ़ा हुआ, छत्तीसगढ़ ने मुझे अपनाया, बहुत स्नेह दिया, कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिला, हाई कमांड ने समय समय पे जिम्मेदारियां दी, आज एक और जवाबदारी दी है। मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है कि अपने सीमित क्षमताओं के अनुरूप सबको साथ लेके जितना भी पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, सरगुजा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए मैं कर सकूं, प्रयास करता रहूंगा। ये सीमित समय का भी एक दायित्व है, चुनाव निकट हैं, पर इसमें भी जो भी हो सकेगा मिलके हम लोग काम करेंगे और प्रयास करूंगा कि मैं ज्यादा निराश किसी को ना करूं। हाँ, टीएस सिंहदेव जी, एक अहम सवाल यह है कि लगभग 5 साल सरकार को पूरा होने वाले हैं और आपको, आपके कद को देखते हुए कांग्रेस ने बहुत देर नहीं की है आपको ये अहम पद देने के लिए? जब जो निर्णय हाईकमांड का होता है वो सही है, सही हम लोग मानते हैं। पूर्ण अनुशासन में रहना मैं हमेशा ही पसंद करता हूं और करता रहूंगा। जब जैसा निर्णय हाईकमांड का हुआ वो हम लोग को स्वीकार है। हाँ सिंहदेव सर, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आपका कद है और निश्चित रूप से एक छत्तीसगढ़ की जनता में आप बड़ा कद रखते हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो उस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और ऐन चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाती है, तो ये चुनावी दृष्टिकोण से ये अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है। चूंकि अभी 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ये जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई, चुनाव के दृष्टिकोण से ये जिम्मेदारी दी गई है क्या? चुनाव के पहले का समय जरूर है, निर्णय होते हैं, संयोग रहता है। लोग कहते हैं कि नक्षत्र जब जैसे बैठते हैं उस हिसाब से घटनाएं होती हैं, जो इन बातों पे विश्वास करते हैं। तो ये मानना चाहिए कि ये समय इस निर्णय के लिए अनुकूल था जब हाईकमांड ने ये निर्णय लिया। मैं अत्यंत आभारी हूँ खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का भी, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, भूपेश भाई, सबने जो मिलके ये जवाबदारी दी है, तो उनके, हमारे हाईकमांड के मार्गनिर्देशन में भूपेश भाई के साथ, अपने संगठन के साथ जितना मैं कर सकूंगा मैं प्रयास करूंगा कि करता रहूं। हाँ सिंहदेव सर, एक आखिरी सवाल हमारा ये कि अब चूंकि ये बड़ी जिम्मेदारी आपको कांग्रेस आलाकमान ने दी है, अब आखिरी समय है इस कार्यकाल का, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या इस छोटे से समय में क्या कुछ देने वाले हैं आप? हम लोग उनको क्या देंगे जिनने हम लोग को सब दिया, उन्हीं से हम लोग है, उन्हीं का साथ, उन्हीं का संबल, उन्हीं का सहारा, तो उनको तो हम क्या दे सकेंगे। लेकिन जो बनेगा जनहित में, काम है, कई काम हैं अभी बाकी हैं जिनको करना है, और काम तो ऐसे होते हैं कि निरंतर बने रहते हैं। अभी शासकीय कर्मचारियों की बात है, उनके संदर्भ में काम करना है, क्षेत्र की और कुछ मांगे हैं अभी पूरी नहीं हुई हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करना है। समय कम है, साफ मन से और अच्छी इच्छा शक्ति से हम लोग प्रयास करेंगे कि बचे हुए कामों को इस समय काल में पूरा करें, और आगे मौका मिलेगा तो उनको निश्चित रूप से पूरा करने के लिए पहल करते रहें। हाँ सिंहदेव सर, एक बार फिर से के न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अहम जिम्मेदारी के लिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये कार्यकाल यादगार बने। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी फोन लाइन पर जुड़े, के न्यूज़ को उन्होंने समय दिया और तमाम अहम जानकारियों से उन्होंने रूबरू किया। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए ये बड़ी और अहम खबर है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर सिवनी से है। सिवनी जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में 12 घंटे से लगातार बारिश जारी है। आपको बता दें, लखना दोन क्षेत्र में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं।
वहीं छोटे रपटों पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अगर बात करें लखनादौन शहर की तो निचले इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है। ग्राम डुंगरिया से बांध फूटने से कई व्यक्तियों के बहने की खबर सामने आ रही है। इधर केवलारी उगली क्षेत्र में वैनगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते उगली क्षेत्र के घाट खड़पड़िया में 5 चरवाहे टापू में फंस गए। चरवाहों के सुरक्षित स्थान पर फंसे होने की पुलिस ने पुष्टि की है। सभी को सुरक्षित निकालने की कवायद जारी है। इस बीच देवबंद से बड़ी और अहम खबर आ रही है। भीम आर्मी से जुड़ी अहम खबर। भीम आर्मी संस्थापक हमले पर पूर्व सीएम का ट्वीट आया है। ट्वीट सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करना निंदनीय है। तो यह अहम खबर देवबंद से आपको दिखा रहे हैं। भाजपा सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आया है। भाजपा ने ट्वीट का पलटवार भी किया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आया है। भाजपा शासन में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसी ट्वीट पर भाजपा का भी पलटवार आया है। भाजपा सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, यह आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। भाजपा ने ट्वीट का पलटवार भी किया है। तो देवबंद से यह अहम खबर। भीम आर्मी संस्थापक हमले पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करना निंदनीय बताया है। आपको बता दें, भाजपा सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, अखिलेश यादव का यह आरोप है। भाजपा ने इस ट्वीट का पलटवार किया है। तो देवबंद से बड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपराधियों का नाम उजागर करें। तो ये भाजपा की तरफ से ट्वीट का पलटवार आया है। भाजपा शासन में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो भाजपा सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, ऐसा आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और भाजपा ने ट्वीट का तत्काल पलटवार करते हुए अखिलेश यादव से कहा है कि आरोपियों का नाम बताएं। चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसकी निंदा करते हुए ट्वीट किया है पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है भाजपा सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, और इसी ट्वीट का भाजपा ने पलटवार किया है। तो देवबंद से यह अहम खबर। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपराधियों का नाम उजागर करें। भाजपा शासन में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ट्वीट का पलटवार करते हुए भाजपा ने यह बात कही है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद पर हमला निंदनीय बताया है उन्होंने। साथ ही भाजपा ने उनके ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव इन अपराधियों का खुलासा करें। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपराधियों का नाम उजागर करें। भाजपा ने ट्वीट का जवाब देते हुए ये बात कही है, भाजपा शासन में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो अखिलेश यादव के ट्वीट का पलटवार करते हुए भाजपा ने यह जवाब दिया है। साथ ही अखिलेश यादव का आरोप साफ तौर से है भाजपा सरकार में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर हमले के बाद अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यह बयान जारी किया है। अब देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की विशेष प्रायोजन वाहिनी के रूप में कार्य कर रही प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित आरटीआई कौशल कॉलेज नर्सिंग एवं जन कल्याण गुरुकुल के 500 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है, ऐसे में गरीबी और पिछड़ेपन से राज्य को कैसे निकालें, इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ की 80% आबादी गांव में रहती है, उन्हें जीविका के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर आमदनी और बेहतर भविष्य के लिए युवाओं का पलायन होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब युवा आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करेंगे तो निश्चित तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। सभी के सहयोग से सशक्त और विकसित झारखंड बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, विशेषकर आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और बुजुर्गों के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उसके बेहतर और सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें जिन सहयोगियों को सरकार के साथ जोड़ा, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। एक बेहतर टीम से बेहतर राज्य बनाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर शिक्षित ग्रामीण युवाओं को दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम मेडिकल सर्किट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत चिकित्सकों के साथ दवा दुकान संचालक ऑनलाइन जुड़े रहेंगे ताकि इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेकर वे दवा मरीजों को दे सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में पंचायत स्तरीय दवा दुकानों में जांच, घर घर एम्बुलेंस सेवा आदि की भी कड़ियां जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अपोलो समूह ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। इनके द्वारा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा भी और कई अस्पताल राज्य में खुल रहे हैं। टाटा समूह द्वारा कुछ दिनों पहले रांची में आधुनिक कैंसर अस्पताल खोला गया है। ऐसे में नर्सिंग के क्षेत्र में युवाओं के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग कोर्सेज लड़के भी कर सकेंगे। इसके लिए जल्द सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी संस्थाएं यहां के युवाओं को स्किल्ड करने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, वे उसका डेटाबेस तैयार कर सरकार के साथ साझा करें। देश की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।